नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति और कार्य क्षेत्र के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण। राज्य की उत्पत्ति के अपन समझौतावादी सिद्धांत पढ़ चुके हैं, जिसमें होब्स, लॉक, रूसो द्वारा राज्य के समझौता के संबंध में अपने विचार रखे गए थे। आज अपन मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स ने जो राज्य के उत्पन्न होने के बारे में, उसके कार्य करने के तरीके के बारे में जो अपने विचार रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन समझने का प्रयास करेंगे राज्य को। तो मार्क्स और एंजल्स दोनों विचारकों ने एक साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और पूंजी बुक यानी द कैपिटल या दास कैपिटल भी बोलते हैं, उसके अंदर अपने मार्क्स से इनके जो विचार अपने विचार प्रस्तुत किए गए थे, जिसे ही उन सब सम्मिलित विचारों को मार्क्सवाद की संज्ञा दी जाती है। मुख्य जो धारणाएं थी वो आपके सामने है। पहली है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरी इतिहास की आर्थिक व्याख्या, तीसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, चौथा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पांचवा पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण और भविष्य, छठा राज्य और शासन संबंधी धारणा, सातवां प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में धारणा। तो यहाँ अपन इन सब के कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ेंगे, ये सारी की सारी। फिलहाल अपन केवल राज्य के उद्देश्य और उसकी प्रकृति और राज्य के कार्य के बारे में यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। तो मार्क्स थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। कार्ल मार्क्स जर्मनी में जन्मे थे और वहीं पे अपने विचार भी प्रस्तुत किए थे। तो उनका मानना था कि आज तक का जो भी इतिहास रहा है मानव का, वो वर्ग संघर्ष का ही इतिहास रहा है। यानी हमेशा से समाज में दो वर्ग बने रहे हैं। एक वर्ग वो जिसके पास सारे संसाधन होते हैं, जो संसाधनों का मालिक होता है। दूसरा वर्ग वो जो जिसके पास कोई संसाधन नहीं होता, उसके पास केवल श्रम ही उनका साधन होता है जीवन यापन का। तो ऐसे दो वर्ग बने रहते हैं और इन दोनों वर्गों में आपस में संघर्ष चलता रहता है संसाधनों पे कब्जा करने का। और इसी संघर्ष का ही इतिहास, मानव इतिहास में देखने को मिलता है। तो दो धारणाएं इसमें स्पष्ट होती हैं कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या यानी इतिहास कैसे रहा है, उसमें आर्थिक व्याख्या यानी कि इतिहास अब तक का जो भी इतिहास है वो संसाधनों पे कब्जे का इतिहास है, यानी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ विचार है। दूसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, यानी दो वर्ग हमेशा से बने रहे हैं, दोनों वर्गों में संघर्ष होता रहा है। फिर बात आती है कि राज्य, फिर राज्य कैसे उत्पन्न हुआ। तो वहाँ पे मार्क्स बतलाता है कि जब दोनों वर्गों में संघर्ष होता है तो जो संसाधन जिनके पास होते हैं, जो संसाधनों के मालिक होते हैं, वो वर्ग अपने संसाधनों पे कब्जा बरकरार बनाए रखने के लिए पुलिस, न्याय और कानून और जो जेल जैसी सेना व्यवस्थाएं ऐसी व्यवस्था करता है, ताकि ये सारी जो इंस्टीट्यूट हैं ये इनके संसाधनों पे कब्जा बरकरार बनाए रखें। तो राज्य की उत्पत्ति जो साधन संपन्न वर्ग है उनके हितों की रक्षा के लिए होती है, ये मार्क्स का मानना था। तो वही अपन पढ़ेंगे। तो पहला बिंदु आता राज्य का उद्देश्य और उसकी प्रकृति। मार्क्सवाद राज्य को एक अस्वाभाविक, अस्थायी और वर्गीय शोषण पर आधारित संस्था मानता है। यानी मार्क्स ये मानता था कि राज्य हमेशा से नहीं रहा है, ये जो पूंजीपति वर्ग है या जिसके पास संसाधन होते हैं उनके द्वारा बनाया गया है। दूसरा अस्थायी है, क्योंकि ये उसका मानना था कि राज्य बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता, एक दिन ऐसा आएगा जिसमें ये राज्य धराशायी हो जाएंगे, राज्य खत्म हो जाएगा। तीसरा वर्ग के शोषण पर आधारित है, सीधे जो बताया था वो ये है कि जो वर्ग संसाधन संपन्न वर्ग है वो शोषित जो वर्ग है उसके ऊपर अपना शोषण बनाए रखने के लिए ये संस्था बनाता है राज्य नामक। तो ये वर्गीय शोषण पर आधारित है। आगे अपन देखते हैं बिंदुवार की राज्य की उत्पत्ति का आधार, वर्ग विभेद। राज्य उत्पन्न क्यों होता है। तो मार्क्स के अनुसार राज्य उत्पन्न तब होता है जब दो अलग अलग वर्ग एक समाज में उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो उच्च वर्ग है वो अपना शोषण बनाए रखने के लिए शोषित वर्ग के ऊपर तो राज्य नामक संस्था का निर्माण करता है। तो मार्क्स ने 5-6 युग बताए कि कैसे कैसे युग रहे हैं मानव इतिहास में, और उनके अनुसार दो वर्ग भी बताए। तो सबसे पहले जो युग था जिसमें आदिम साम्यवादी अवस्था जिसको कहता है, यानी साम्यवादी यानी सामान्य अवस्था थी, ऐसी अवस्था जिसमें प्राकृतिक अवस्था में रहता था इंसान, जंगलों में नॉर्मली निवास कर सकता है, ऐसा अपन कल्पना कर सकते हैं।
तो उस अवस्था में कोई राज्य नहीं था, और जब कोई राज्य नहीं था, वजह यही थी कि उसमें सब मनुष्य समान थे, कोई वर्ग विभेद नहीं था, किसी व्यक्ति के पास संसाधन ज़्यादा हो या किसी के पास कम हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। इसलिए जब वर्ग नहीं उत्पन्न हुए तो राज्य भी नहीं बना। फिर उसके आगे की अवस्था आती है जब मालिक और दास नामक दो वर्ग बन जाते हैं समाज में। मालिक वो जो धीरे धीरे इन जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं, मवेशियों पे या फिर और भी जंगलों में। तो उस कब्जे के आधार पे वो मालिक बन जाते हैं, और जिनके पास कब्जा नहीं होता वो उनके दास बन जाते हैं, जो उनके यहाँ श्रम करते हैं अपना। तो इस तरीके से दो जब वर्ग बनते हैं तब उभर के आता है राज्य, मार्क्स के अनुसार। और वो राज्य बनता है उन्हीं मालिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए। आगे चल के स्वरूप बदल जाता है समाज का तकनीक की वजह से, और फिर ये बन जाते हैं जमींदार और किसान। यानी एक तरफ वो लैंडलॉर्ड जिनके पास ज़मीनें होती हैं, और दूसरी तरफ वो किसान जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती, केवल वो हल जोतने का कार्य करते हैं। तो ये दो वर्ग बन जाते हैं। उसके बाद में आगे चल के अपने को देखने को मिलते हैं पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। यानी पूंजीपति वो लोग जो कारखानों या मिलों के मालिक होते हैं, और मजदूर वर्ग जो इन मिलों में काम करते हैं। तो ये वर्ग अवस्था अपने को वर्तमान में भी दिखाई देती है। आगे चल के कल्पना भी करता है मार्क्स की, आगे चल के ये मजदूर वर्ग क्रांति करके और इन जो भी पूंजीपति वर्ग है, इसके जो भी अधिकार है, इनके संसाधन इनसे छीन लेगा, और फिर आगे चल के वो राज्य नामक संस्था को खत्म कर देगा। और इस तरीके से राज्य की संस्था खत्म होगी, और आगे फिर से साम्यवादी व्यवस्था, यानी समान, जिसमें सारे लोग समान समझे जाते हैं, वो व्यवस्था वापिस आ जाएगी, जो एक आदिम साम्यवादी व्यवस्था थी वैसे। दूसरा है राज्य और शासन शोषण के यंत्र है। मार्क्स बिल्कुल यही मानता था कि राज्य और जो उद्भव हुआ है, वो जो पूंजीपति या फिर जिसको कह सकते हैं अपन, जो उच्च वर्ग है, साधन संपन्न वर्ग है, उसके जो साधनों को पे कब्जा बनाए रखने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ही इसका ये उत्पन्न की गई है, उन्हीं के द्वारा ये संस्था। तो राज्य शासन शोषण को बनाए रखने के लिए है, तो राज्य को भी वो शोषण को बनाए रखने वाला यंत्र मानता है, जिससे इस पूंजीपति वर्ग अपने श्रमिक वर्ग पे या फिर जो इससे पहले जो किसानों के ऊपर जमींदार थे ना, उन वर्गों का शासन या नियंत्रण बना रहता है। तीसरा है अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। सर्वहारा वर्ग का नाम दिया था, जो मजदूरों का जो वर्ग है उसको सर्वहारा नाम दिया था मार्क्स ने। तो बुर्जुआ और सर्वहारा दो वर्ग बताए थे। बुर्जुआ से समझेंगे अपन पूंजीपति, और सर्वहारा का मतलब श्रमिक वर्ग। तो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही आएगी। मार्क्स कहता है कि जब राज्य खत्म होने से पहले एक बार जो श्रमिक वर्ग है उसकी तानाशाही आएगी। वो कब आएगी? जब क्रांति कर लेगा श्रमिक वर्ग, तो उस समय क्रांति करते ही राज्य खत्म नहीं हो जाएगा। मार्क्स कहता है उस समय राज्य बना रहेगा। किस वजह से? क्योंकि अभी हाल ही में क्रांति के बाद में पूंजीपति वर्ग की सारी जो संसाधन है वो मजदूरों द्वारा कब्जे में लाई गई हैं, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से इनसे कब्जा पूरा उनसे ले नहीं पाए हैं। तो जब तक ये कब्जा उनसे ना ले लिया जाए और जब उनको एकदम कमज़ोर ना कर दिया जाए, तब तक के लिए राज्य बना रहेगा। पुलिस, न्याय, ये जो जेल वगैरह सब ये संस्थाएं कार्य करती रहेंगी, और फिर जब ये सबसे संसाधन ले लिए जाएंगे, राज्य के नियंत्रण में आ जाएंगे, उसके बाद में ये जो सर्वहारा वर्ग है ये राज्य को समाप्त कर देगा और साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना कर देगा। तो ये जो काल था जिसमें मजदूर वर्ग शासन पे नियंत्रण स्थापित कर लेता है, इसमें उस वर्ग की तानाशाही होती है, यानी ये उसके इच्छा के अनुसार ही शासन चलता है। तो इस अवस्था के काल को वो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कहता है। फिर राज्यहीन वर्गहीन समाज की स्थापना का आदर्श। तो एक तरीके से आदर्श है। आदर्श उस चीज़ को कहते हैं जो अपन यूँ सोच सकते हैं कि व्हाट इज़ बेस्ट वे, या बेस्ट क्या हो सकता है। तो एक काल्पनिक ज़्यादा होता है इसमें, यथार्थ का पुट इसमें कम होता है हमेशा ही आदर्श में। तो मार्क्स ने भी राज्य के खत्म होने का कल्पना ही की है। तो ये राज्य वर्गहीन समाज की स्थापना का उसका आदर्श है, यानी एक ऐसा राज्य समाज वो सोचता है मार्क्स, जिसमें कोई वर्ग नहीं होंगे, केवल एक ही वर्ग होगा सब लोगों का।
तो ऐसे वर्ग विहीन समाज की जो स्थापना आदर्श है, एक्चुअल में उसका आदर्श ही था। और ये आदर्श कब प्राप्त हो सकता है? जब राज्य खत्म हो जाए, जब राज्य नामक संस्था नहीं रहेगी, उसके बाद में ही राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना हो पाएगी। मुख्यतः ये जो दो अलग भिन्न भिन्न वर्ग पाए गए हैं, उन वो वर्गों की समाप्ति होने के बाद ही। तो कैसा होगा वो वर्ग विहीन और राज्य विहीन आदर्श? उसमें हर व्यक्ति को कुछ श्रम करना पड़ेगा, उस श्रम के अनुसार उसे उसके उपभोग की वस्तुएं राज्य द्वारा दी जाएंगी। उसकी अगर वो श्रम नहीं कर पाता है, कुछ ऐसी उसकी कंडीशन है, तो भी राज्य के द्वारा उसकी सामाजिक सहायता उस राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये एक इस तरीके का राज्य विहीन समाज देखने को मिलेगा। अंतिम बिंदु है राष्ट्रवाद का विरोध और अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन। मार्क्स मानता था कि राज्य तब का आधार राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद एक कॉन्सेप्ट है जो आगे आप पढ़ेंगे। उसका मतलब होता है कि अपने ही राज्य के भले की सोचना या अपने राज्य को श्रेष्ठ मानना, दूसरे राज्यों को कमतर समझना। जैसे भारत और पाकिस्तान में राष्ट्रवादी भावनाएं होती हैं। इंडियन लोग इंडिया को ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा अच्छा स्टेट मानते हैं बजाय पाकिस्तान के, ऐसे ही पाकिस्तानी जस्ट अपोजिट सोचते हैं। तो ये राष्ट्रवादी जो विचार हैं, मार्क्स इसके विरुद्ध था। मार्क्स मानता था कि ऐसे राष्ट्रवादी विचारों के होने की वजह से ही दो अलग राज्य देखने को मिलते हैं, भारत पाकिस्तान। तो ये अगर विचार खत्म होता है, अपने राष्ट्र या राज्य को ही बेस्ट मानना या फिर उसके हित की सोचना, अगर ये विचार खत्म होते हैं तो अंतर्राष्ट्रवाद की कल्पना साकार होती है, जिसमें कोई राज्य, सारे अलग अलग राज्य खत्म हो जाएंगे, केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो वही बात वो कहता है, सर्वहारा वर्गों, मजदूर वर्गों की एक लाइन उन्होंने बोली थी कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता है, तो इसलिए कहा था विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ। इस वजह से मार्क्स ये मानता था कि अलग अलग जो राज्य हैं, ये राज्य अपने को पता है कि वर्गों को बनाए रखने के लिए बने हुए हैं, और ये अलग अलग राज्य हैं, ये उसी व्यवस्था का पोषण करते हैं। तो जब तक ये अलग अलग राज्य खत्म नहीं होंगे, तब तक एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के ऊपर अधिकार करके या शोषण करने वाली परंपराएं खत्म नहीं होंगी। तो राष्ट्रवाद का विरोध करता है मार्क्स और अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन। तो ये सारे बिंदु थे जिससे अपने को समझ में आता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी, राज्य क्यों बना हुआ है और राज्य का अंत कैसे होगा। ये मार्क्स के जो विचारों के अनुसार जो भी सिद्धांत था, तो इस वजह से इसे राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत कहा जाता है।